हाँ जी, नमस्कार। ये जो क्लास है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में हम यूँ कह सकते हैं यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। और ये जो टॉपिक है ये 2-3 दिन के लिए चलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी परिचय या तो भूमिका की क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आप भी लिखना चालू कीजिएगा। संचार का एक टॉपिक है। संचार क्या है सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे। संचार के बाद में संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद में संचार के कितने प्रकार माने गए हैं, संचार के प्रकार। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनसंचार। जनसंचार जनसंचार क्या है। एक तो आपका ये टॉपिक है कम्युनिकेशन। संचार का मतलब है कम्युनिकेशन क्या है और संचार की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कम्युनिकेशन किस रूप में किया जाता है। इसके बाद में द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार का संचार होता है। और इसके बाद में जन संचार, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जन संचार के कौन कौन से माध्यम हैं। एक तो आपका ये टॉपिक है। इसके बाद में नंबर 2 अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहाँ हो जाएंगे आपके सर्जनात्मक लेखन। पढ़ा होगा आपने सर्जनात्मक लेखन। सर्जनात्मक लेखन के अंतर्गत कौन कौन से विषयों पर सृजन यानी निर्माण या लेखन कार्य किया जाता है। तो यहाँ हमारे सिलेबस में अगर हम बात करें तो कविता सर्जन, कविता किस प्रकार लिखी जाती है, कविता का निर्माण, कविता का सर्जन कैसे होगा। दूसरा है सृजनात्मक लेखन, तो कविता सर्जन। कविता के बाद में अगर यहाँ हम लोग बात करें वार्ता सर्जन, वार्ता किस प्रकार लिखी जाएगी, किस प्रकार उसका सर्जन किया जाएगा। वार्ता सर्जन के बाद लिख लीजिएगा साथ के साथ ये पूरा का पूरा सिलेबस है। कविता सर्जन, वार्ता सर्जन, रिपोर्टाज सर्जन, किस प्रकार रिपोर्टाज लिखी जाएगी, रिपोर्टाज सर्जन, रिपोर्टाज सर्जन। इसके बाद में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे डायरी सर्जन, डायरी सर्जन। डायरी सर्जन के बाद में यहाँ हम बात करेंगे कहानी सर्जन। ये आपके सारे के सारे पाठ्यक्रम में सृजनात्मक लेखन। और सृजनात्मक लेखन का मतलब है कि आपको कहानी अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कहानी कैसे लिखेंगे, कविता सर्जन की कौन कौन सी विशेषताएं, किस प्रकार आप कविता का सर्जन करेंगे, किस प्रकार कविता लिखी जा सकती है। इसके बाद में वार्ता, बातचीत का सर्जन किस प्रकार हो सकता है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं रिपोर्टाज सर्जन, किस प्रकार रिपोर्टाज लिख सकते हैं। और डायरी सर्जन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी आपसे कहा जाएगा कि डायरी लिखे तो डायरी सर्जन में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपसे कहा जाए कि डायरी को लिखना है, डायरी का सर्जन करना है, तो क्या पॉसिबल है कि डायरी को किस रूप में हम लोग लिख सके। इसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। डायरी लेखन के लिए अलंकारिक भाषा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये जरूरी नहीं कि आप शुद्ध हिंदी में लिखे क्या डायरी, क्योंकि डायरी अपने आप में नितांत निजी विषय वस्तु है। मैडम आप हमेशा देरी से आते, टाइम का ध्यान रखिएगा, आगे नहीं बोलना पड़ेगा। इसके बाद डायरी हमेशा क्या होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। ये गजब की बात बता रहा हूं, हालांकि डिटेल से और आगे पढ़ेंगे। अगर आपको डायरी लिखना, डायरी हमेशा पुरानी होनी चाहिए। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि साहब डायरी लिखेंगे और डायरी भी पुरानी कैसे होनी चाहिए। अंबुजा सीमेंट LIC की डायरी अगर पुराने सालों की है तो उसको आप यूज में ले सकते हैं। अगर नई डायरी लिखेंगे, आप नई डायरी रखेंगे तो डायरी सर्जन का सही तरीका नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 365 के 365 दिन एक जैसे नहीं होते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जहां बहुत सारे घटनाएं उसके जीवन में घट जाती है। अब आप बताइएगा, जैसे मान लीजिएगा आज अगर हम बात करें तो आज हो गए 23 और 23 क्या, अप्रैल 2024, राइट। डायरी में क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक की, सुबह से लेकर यानी प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक की तमाम घटनाओं का, तमाम एक्टिविटीज का क्रमबद्ध रूप से विवरण प्रस्तुत करना, लिखना क्या कहलाता है, डायरी।
इसलिए डायरी के बारे में मैं बता रहा हूं, डायरी हमेशा पुरानी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? आज मान लीजिएगा 23 अप्रैल है, तो डायरी के अंतर्गत कितने पृष्ठ होंगे ये बताने की जरूरत नहीं, 365 ही होनी चाहिए, क्योंकि 365 दिन है तो डायरी में भी पृष्ठ कितने होंगे? 365 दिन होंगे। तो आप मान लीजिए 23 अप्रैल की आज आपने डायरी लिखी कि सुबह में उठी, ऐसा किया और आराम से जाके शाम को सो गया। लेकिन मान लीजिएगा अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां 23 नवंबर 2024 की डायरी आप लिखेंगे। 23 नवंबर 2024 की डायरी लिखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि साहब जैसे सुबह जगी में तो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं व्याख्याता बन गई। इतने में सगाई वगाई की बात चल रही थी, वो भी आ गए। आने के बाद सब लोगों ने मिठाई विठाई बांटी और दोपहर 2 बजे आरपीएससी ने रिजल्ट वापस ले लिया। बहुत सारी। अब बताओ इतने आप अपने मन की भावनाओं को कहां इजार करेंगे? क्या एक पृष्ठ पर्याप्त आपके लिए? अब अगले पृष्ठ पे जाएंगे तो कितने नवंबर का पृष्ठ बताओ? 24 नवंबर का। समझ रहे? अगर मान लो डायरी पुरानी हो तो इसको काट दो अगले को 24 को, और उस पर भी कितना लिख सकते हैं अपन? 23 नवंबर लिख सकते हैं। इसलिए डायरी पुरानी होनी चाहिए। ये तरीके हैं। आपको तो लगना चाहिए डायरी कैसे होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे सही होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, नवीनतम होनी चाहिए। लेकिन डायरी हमेशा क्या होनी चाहिए? पुरानी होनी चाहिए। ऐसे कहानी किस प्रकार लिखे, कहानी लेखन के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें? कहानी लेखन के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहानी में द्वंद्व और संघर्ष होना चाहिए, जिसे समाज स्वीकार नहीं करे ऐसी कहानियां लिखना चाहिए। वो कहानी क्या कहानी जिसे समाज स्वीकार कर ले? एक बात बताओ, एक कहानी आप लिख रहे, एक लड़की अपने पिताजी से कह रही कि मैं फलाने कबूतर से शादी करना चाहती हूँ। पिताजी करे भाई कर ले, बढ़िया आराम से बाजा वाजा बजा दिया, डोल नगाड़े। वो कहानी बनी है क्या? अब मान लो वो जाके कहेगी धीरे धीरे डरती डरती कि मैं फलाने कबूतर से करना चाहती हूँ, लाशें बिछ जाएगी, ऐसे थोड़े होने देंगे। किसी दूसरे से कर ले, उससे तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। लड़ाई हुई ना, फिर आप तभी तो उत्सुकता होगी। कहानी में द्वंद्व होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा। तो इसका मतलब कहानी कैसे लिखे, कविता कैसे लिखे, वार्ता कैसे लिखे, रिपोर्टाज कैसे लिखे, हमारे सिलेबस में ये है। आगे बात समझ में? आप ये समझ लीजिएगा, मैं जहां तक समझता हूं 4 से 5 नंबर की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन यहां से आएंगे, 10 नंबर हो गए। और 5 नंबर के प्रश्न आपकी जो तीसरा टॉपिक है जिसको अपन बोलेंगे क्या? पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन से पत्र हमारे सिलेबस में, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर, परिपत्र। परिपत्र पत्र में कौन कौन से? परिपत्र, जो प्रेजेंट में हमारे सिलेबस में है। परिपत्र को अंग्रेजी में कह सकते हैं सर्कुलर, और यदि आप और गहराई से जाना चाहते हैं तो इसको उर्दू में गश्ती पत्र भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? गश्ती पत्र भी कह सकते हैं। सर्कुलर है, और ये सर्कुलर क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 3-4 दिन में आपके 15 में से 15 नंबर 100% तैयार हो जाएंगे। क्लास छोड़ने से पहले सारी चीजें याद हो जाएगी, यदि माइंड और बॉडी दोनों प्रेजेंट है तो। हाँ, अगर माइंड इज एब्सेंट, बॉडी इज प्रेजेंट, तो फिर नथिंग इज पॉसिबल। बात साफ है। परिपत्र ये क्या होता है आपने केवल सुना ही है, मैं डिटेल से समझाऊंगा और बहुत गहराई से समझाऊंगा, वैसे याद हो जाएगा। परिपत्र में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थ कार्मिकों को कोई समान सूचना प्रेषित करने के लिए अगर पत्र भेजेगा तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर, फॉर्मल लेटर, रिमाइंडर, नोटिस, नोटिंग, क्या बोलेंगे उसको? तो उसका उत्तर होगा आपका कौन सा? परिपत्र। परिपत्र कैसे भेजा जाएगा बहुत डिटेल से आगे चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। परिपत्र, इसके बाद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा औपचारिक पत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? इनका अंग्रेजी वर्जन आपको याद होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपको पता है जब अपना अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन पारिभाषिक शब्दावली होती है ना, वहां भी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए। औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। प्रश्न उठता है फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल चर्चा करेंगे। फॉर्मल लेटर के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे अर्ध सरकारी पत्र। जी हाँ, अर्ध सरकारी पत्र, नाम सुना होगा आपने अर्ध सरकारी पत्र का, अंग्रेजी में जिसे हम कह सकते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र के बाद में हम बात करेंगे अनुस्मारक, अनुस्मारण।
या अनुस्मरण पत्र, अनुस्मरण पत्र जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिमाइंडर, अनुस्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र, बात एक ही है, स्मरण पत्र भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख पाएंगे टिप्पणी होगी, टिप्पणी को अंग्रेजी में बोलते हैं नोटिंग। नोटिंग के बाद में पुनः अपन रिलीज करेंगे क्या, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति को बोलते हैं प्रेस रिलीज। और प्रेस रिलीज के बाद पुनः क्या जारी होगा, परिपत्र सर्कुलर। अगर इसमें एक दो बच भी गए तो चिंता मत कीजिएगा, बचाएंगे किसी को भी नहीं, लेकिन पत्र व्यवहार में आपके तमाम पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। परिपत्र क्या होता है, जिसको हम सर्कुलर बोलते हैं। औपचारिक पत्र क्या होता है, फॉर्मल लेटर बोलते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को डेमे ऑफिस से लेटर बोलते हैं। अनुस्मारण या अनुस्मारक पत्र को रिमाइंडर बोलेंगे। टिप्पणी को नोटिंग बोलेंगे। प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस रिलीज कहेंगे। और देन आफ्टर जिस विषय को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उसी को लेकर अंतिम परिपत्र जारी किया जाता है। तो 2 बार परिपत्र जारी होगा, जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक तरफ से आपको समझाया जाएगा, एक उदाहरण से पूरे के पूरे परिपत्र पत्र जितने भी हैं सब याद हो जाएंगे। तो 5 नंबर के आसपास यहां से भी प्रश्न आने की संभावना है। कुल मिला के मोटे तौर पर हम कह सकते, समझ सकते हैं कि ये 3 महत्वपूर्ण अलग अलग छोटे छोटे पार्ट है, जिसमें अगर समय की बात करें तो हो सकता है 2 दिन यहाँ लग जाए, लेकिन पहले वाली शुरुआत में एक दिन का ही टाइम लगेगा, कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम यहाँ नहीं है। खैर जितना भी लगेगा कोशिश करेंगे बेस्ट पढ़ाने की। तो ये आपका पत्र व्यवहार, संचार और आपका सृजनात्मक लेखन, तीनों का सिलेबस आप देख सकते हैं। आगे बात समझ में, वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला संचार, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट टाइप है, कोई कंप्लीटली या एक्यूरेट टाइप नहीं है इसमें। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन क्या है। इसके बाद में नंबर 2 क्या है, सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन में ये तमाम चीजें, और इसके बाद में क्या है, पत्र व्यवहार। आगे बात समझ में, ये आपका क्या है, पाठ्यक्रम सिलेबस है। अमूमन ये बदलता रहता है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। जैसे पिछली बार हम बात करें, ये दोनों नहीं थे, ये दोनों नहीं थे, वार्ता और रिपोर्टाज। पिछली का मतलब इससे पहले जो लास्ट सिलेबस आया, इससे पहले ये 2 नहीं थे, इसकी जगह दूसरे थे। इस बार ये 2 लगा दिए गए, अभी प्रेजेंट में ये 2 है। उधर पत्र व्यवहार के अंतर्गत 1-2 पत्र पिछली बार नहीं थे, इस बार निविदा टेंडर भी लगा दिया आपका, और 1-2 टॉपिक और लगा दिए अलग से, लेकिन पिछली बार ये थे। तो ये सिलेबस हल्का फुल्का चेंज हो सकता है 19-20, लेकिन कुल मिला के सिलेबस मैक्सिमम ये ही रहने वाला है। चलिएगा, आइए शुरुआत करते हैं यहां से। संचार क्या है, जन संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार के प्रकार क्या है, और जनसंचार क्या है। संचार, लिखिएगा, संचार सम प्लस चर, सम प्लस चरण, देखो सम प्लस चरण, अर्थात समान रूप से विचरण करने वाला, अर्थात समान रूप से विचरण करने वाला, समान रूप से विचरण करने वाला संचार है। समान रूप से विचरण करने वाला संचार है। सम प्लस चरण, सम यानी समान रूप से, चरण का मतलब विचरण करने वाला क्या है, संचार है। लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान, परस्पर विचारों का आदान प्रदान, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य
परस्पर विचारों का आदान प्रदान, परस्पर विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके और मेरे बीच में जो बातचीत हो रही है ना, ये क्या है? संचार। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो विचार विमर्श हो रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं इसको लेकर, जिनका नाम है विल्बर श्रेम। लिख लीजिएगा, प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार, प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार, प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रेम, जिनका नाम है विल्बर श्रेम। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं बातें, ये दो किताबों से टिप टाप के समझ समझा के विगत 10 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। कौन से वाले? एक तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये जो परिभाषा है विल्बर श्रेम की वहीं से ली गई है। और एक नवीन हिंदी व्याकरण से निविदा और कुछ टॉपिक पत्र व्यवहार का वहां से लिया है। दोनों ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। उन्हीं का सारांश मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। अन्यथा संचार को लेकर कोई नई किताब मार्केट में नहीं है। वापिस बोल देता हूं, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें दे रखा पूरा का पूरा सिलेबस। ये 11वीं 12वीं में चलती है। लिख लो किताब का नाम, अभिव्यक्ति और माध्यम। बहुत शानदार किताब है, बोर्ड में चलती है अभी। अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम। किताब का नाम एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम। और नंबर 2 किताब है इसके अंतर्गत नवीन हिंदी व्याकरण। लास्ट वाला जो पार्ट है वो देख सकते हैं उसमें, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण में से ग्रामर नहीं पढ़ना है, इसको लेकर पीछे वाला जो पार्ट है दे रखा है किसका? पत्र व्यवहार का। ये दोनों किताबें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी जिस भी पैटर्न पर इन दोनों किताबों में दिया गया है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बात है वो यथार्थ होती है। अन्यथा अलग अलग किताबों में कहीं उस कोने में सेवा में लिख रखा है, कहीं प्रेषक इधर लिख रखा है, कहीं इधर लिख रखा है। और इन दोनों किताबों में जिस साइड में, जिस दिशा में, बाएं और दाएं और जहां भी लिख रखा उसको सही मानते हुए आप उसका आकलन करें और पढ़े। तो दोनों किताबें, एक का नाम है नवीन हिंदी व्याकरण, एक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम अभी भी चल रही है वापिस। और इससे पहले हिंदी प्रबोध रचना कुछ ऐसे नाम से, क्या नाम है, कुमोद कुछ ऐसे, लेकिन उसमें दम नहीं था। ये किताब अच्छी जो मैंने आपको बता दी दोनों किताबें। ओके, विल्बर श्रेम कौन थे? प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रेम। कौन? विल्बर श्रेम के अनुसार देखो, संचार अनुभवों की साझेदारी है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। बिल्कुल ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। संचार क्या है? अनुभवों की साझेदारी है। अनुभवों की साझेदारी का नाम क्या है? संचार है। अनुभवों की साझेदारी का नाम क्या है? संचार है। ऐसा कौन मानते हैं? विल्बर श्रेम। चलिए, संचार प्रक्रिया की शुरुआत, संचार प्रक्रिया की शुरुआत, संचार प्रक्रिया की शुरुआत या प्रारंभ, संचार प्रक्रिया की शुरुआत या प्रारंभ मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल ये बात सही है। मतलब कब से संचार की शुरुआत होती है? जब हम पढ़ना चालू करते हैं तब से नहीं, जन्म से नहीं, जन्म लेते ही संचार की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि बच्चा जब अपनी बात को रखने के लिए हुआ हुआ करके क्या करता है? वो रोता है।
तब से ही संचार की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। कम्युनिकेशन डेवलप हो गया उसका, तो अगर वो रोएगा नहीं तो माँ दूध ही नहीं पिलाएगी उसको। तो संचार की शुरुआत बच्चे की कहां से होती है, जन्म से ही शुरू होती है और हो जाती है। और जब वो संसार से रुखसत होता है, और जब वह संसार से रुखसत होता है, और जब वह संसार से रुखसत होता है, रुखसत उर्दू का शब्द है विदा होना। जब वो संसार से रुखसत होता है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये बात भी सही है, ये प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जब इंसान जन्म लेता तब चालू होती है, जब संसार से रुखसत विदा हो जाता है तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बच्चा जब माता के गर्भ से, लिखेगा, बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो इस मायावी दुनिया में, बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है, बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो रोने के साथ साथ ही, तो रोने के साथ साथ ही उसके संचार की प्रक्रिया, रोने के साथ साथ ही उसके संचार की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। संचार की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। संचार की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। मनुष्य जीवन भर, लिखिएगा, मनुष्य जीवन भर संचार की इस प्रक्रिया में, मनुष्य जीवन भर संचार की इस प्रक्रिया में, मनुष्य जीवन भर संचार की इस प्रक्रिया में उलझा रहता है, उलझा रहता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता है। इस प्रक्रिया में उलझा रहता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता है। अपने विचारों का वो आदान प्रदान करता रहता है। इस आधार पर संचार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस आधार पर संचार यानी कम्युनिकेशन, इस आधार पर संचार यानी कम्युनिकेशन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इस आधार पर कम्युनिकेशन यानी संचार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये बात भी सही है, जब संसार से व्यक्ति चला ही जाता है तो अपने आप ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। वरना वो ताउम्र पूरी जीवन वो लगातार क्या करता रहता है, कम्युनिकेशन करता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि ये बात तो समझ में आ गई, विल्बर श्रेम की बात भी समझ में आ गई कि अनुभव की साझेदारी का नाम क्या है, संचार है। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि ये संचार होता कैसे, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया क्या होगी। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने प्रकार से हम लोग आपस में एक दूसरे से परस्पर क्या कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। तो संचार के कितने प्रकार है, इससे पहले ये जानेंगे कि संचार होता कैसे। कई बच्चों के दिमाग में अगर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब आपने बोल दिया और हमारे पास संचार हो गया, ऐसा गलत है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि संचार की केवल दो ही प्रोसेस है तो ये आपकी जानकारी में गलत है। संचार की विधिवत क्या प्रोसेस रहेगी, तो अपन लिख सकते हैं संचार की प्रक्रिया, संचार की प्रोसेस क्या प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। और ये बात तो आप जान चुके हैं कि कम्युनिकेशन कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। ये बात भी सही है। संचार की प्रोसेस क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप बाद में उतारेंगे,
मैं एक बार लिख देता हूं। संचार की प्रक्रिया क्या होगी? ये बात तो सही है कि अकेला चना बाढ़ नहीं बोल सकता, और ये बात भी सही है संचार कब होगा? कम से कम दो व्यक्ति होंगे। इसका मतलब संचार की प्रोसेस में ये बात सत्य है कि विदाउट प्रेषक, प्रेषक का मतलब इंग्लिश में सेंडर, क्या बोलेंगे? सेंडर। विदाउट सेंडर, SENDER, विदाउट सेंडर्स कम्युनिकेशन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक भेजने वाला ही नहीं हो तो संचार कहां तक हो पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो संचार यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सेंडर। सेंडर को तकनीकी शब्दावली में क्या कहा गया? प्रेषक। क्या कहा गया? और आप देसी अगर भाषा में बात करना चाहे तो हो जाएगा भेजने वाला। क्या हो जाएगा? भेजने वाला। तो पहली स्टेप तो क्या होगी साथियों, बताओ? प्रेषक, सेंडर होना चाहिए। ये बात भी सही है कि सेंडर तो होगा, लेकिन जब तक उस सेंडर को रिसीव नहीं करेगा तब तक संचार हो ही नहीं सकता। तो प्रेषक होना जरूरी है, और प्रेषक के साथ साथ इसको बोलेंगे प्रेषिती। क्या बोलेंगे? सेंडर और रिसीवर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिसीवर, RICIVER, रिसीवर। रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। संचार तभी तो होगा। तो दो प्रोसेस तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? प्रेषक, सेंडर होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए? रिसीवर। ये सेम हो रहा, मैं भेज रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीच में और भी प्रोसेस है जो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ये प्रेषक है, सेंडर जिसको अपन ने कहा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो साथियों ये आपका क्या होना चाहिए? आपके और मेरे बीच में जो बातचीत होगी उसको अपन बोलेंगे संदेश। क्या भेजेंगे? संदेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैसेज। और इसके बाद में संदेश भेजना चाहता हूं, लेकिन उसका मीडियम यानी माध्यम क्या होना चाहिए? मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा? माध्यम क्या होना चाहिए? बिना इन चार प्रोसेस के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अभी तो बहुत सारे नॉइज आएंगे, बहुत सारे शोर आएंगे, बाधाएं आएंगी, अभी देखते जाइएगा। अब यहां से ये बात हो गई है, फिर यहां और ये बात वापस कहां पहुंच जाएगी बताइएगा? यहां प्रेषक के पास। लेकिन यहां चलो पहले एक बार इसको समझाता हूं, नॉइज क्या होता है इसमें संचार में। देखो आप, सबसे पहले प्रेषक यानी भेजने वाला मैं हूं, ये बात भी समझ में आ गई। रिसीवर आप हो, ये बात भी ओके है। अब बात आ रही है नंबर 2, संदेश, मैसेज। मुझे आपको एक संदेश देना है। अभी जो मैं संदेश दे रहा हूं डायरेक्ट दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं। मुझे संदेश देना है कि मुझे गर्मियों के लिए 19 मई से नया बैच चालू करना है, देना है मुझे। ये मेरा क्या है? मैसेज है। 19 मई से नया बैच चालू होगा, क्रैश कोर्स। ये मेरा मैसेज यानी संदेश है, ठीक है। अब संदेश के बाद में माध्यम क्या हो गए? डायरेक्ट आप हो गए। माध्यम कौन हो गए? आप हो गए। मैं इस संदेश को आपके थ्रू भी पहुंचा सकता हूं, मैं इस संदेश को सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंचा सकता हूं, मैं इस मैसेज को सोशल मीडिया में टेलीग्राम के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकता हूं, यूट्यूब के माध्यम से भी पहुंचा सकता हूं, फेसबुक के माध्यम से भी पहुंचा सकता हूं, मैं इसको रेडियो पर विज्ञापन देकर भी पहुंचा सकता हूं, मैं टेलीविजन में विज्ञापन देकर भी पहुंचा सकता हूं, मैं अखबार में विज्ञापन देकर भी इस मैसेज को आप तक क्या कर सकता हूं? पहुंचा सकता हूं। इसका मतलब माध्यम क्या हो सकते हैं? डिफरेंस अलग अलग क्या हो सकते हैं? माध्यम हो सकते हैं। संदेश को भेजने वाला मैं हूं, मैसेज आपको पता चल गया कन्फर्म है, लेकिन जो माध्यम है वो अलग अलग हो सकते हैं। माध्यम कोई सा भी हो सकता है, जैसे आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और उसके बाद में मेरा मैसेज जहां तक मुझे पहुंचाना है, अगर पहुंच जाता है, एक बार ही मैंने बात की और खचाखच स्टेडियम हो जाता है, पहले दिन बैच फुल हो जाता है, तो फिर मैं कम्युनिकेशन नहीं करूंगा। लेकिन मान लीजिएगा क्लास में बच्चे कम आए, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, फिर मैं क्या करूंगा? वापिस इस प्रोसेस को लगातार क्या करूंगा? जारी रखूंगा। फिर प्रेषक, फिर संदेश,
फिर नया माध्यम पकड़ूंगा और उसके बाद मेरी बात आप तक पहुंचाऊंगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं चलाना चाहता हूं और आप क्या करना चाहते हैं, उस बात को रिसीव करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारे नॉइज आते हैं। बहुत सारे नॉइज का मतलब होता है, अंग्रेजी में नॉइज बोलेंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, बाधाएं। लेकिन ये बाधाएं किस किस के बीच में आती है, ये बाधाएं इन दोनों के बीच में आती है। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉइज। क्या बोलते हैं, नॉइज। हिंदी में क्या बोलेंगे, शोर, या क्या बोलेंगे, बाधाएं। शोर या क्या बोलेंगे, बोलो, बाधाएं। ये देखिएगा, ये पैदा हो जाती है किस किस के बीच में, यहां प्रेषक के और किसके बीच में, प्रेषिती के बीच में। देखो अब आप संदेश और माध्यम को अब छोड़ दीजिएगा। कैसे बाधाएं उत्पन्न होगी साहब, जैसे मैं आप तक अपनी बात रखना चाह रहा हूं, आप तक बात पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें आप इसलिए क्लास में नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास आर्थिक समृद्धि नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, क्लास में नहीं आएंगे। आपकी तो ये भी बात हो सकती है, आपके सामने ये भी बात है। नंबर 2, मैं मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पहुंचाने के लिए पैसे नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अगर राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर के मेन पृष्ठ पर, ऊपर वाले पृष्ठ पर अगर मैं विज्ञापन देता हूं अखबार में, तो 17 लाख रुपए एक दिन के खर्च करना पड़ेगा। 17 लाख, 17 लाख ओनली, वन डे, एक दिन का। कितना लाख रुपए कहां से लाऊं मैं, ये मेरे लिए क्या, बताओ, बाधाएं। आप भी आना चाहते हैं लेकिन आपके पास भी पैसे नहीं है। आपके और मेरे बीच में क्या हो रही है, बताओ, नॉइज, यानी क्या हो रही है, बताओ, बाधाएं हो रही है। चलो मोह माया पैसे को तो भूल जाओ और आ जाओ सोशल मीडिया पर। आप क्या समझते हैं, कोई भी अगर एड बूस्ट कराते हैं जिस पर लिखता हो ना स्पॉन्सर्ड, कुछ लिखा होता है ना, समझ में आ गई, कोई छोटा मोटा काम नहीं, रोजाना के 3-4 हजार रुपए उस पर खर्च करना पड़ता है, तब जाकर वो इमेज लोगों तक पहुंचती है। 3-4 का मतलब लगभग 1.5-2 लाख रुपए खर्चा इसका भी है महीने का। कहां से लेके आई, कमाई नहीं हो, ये भी क्या है, बाधाएं है। चलो मोह माया को भूल जाओ, आप पढ़ना तो चाहते हैं, ले अब मैं पढ़ाना भी चाहता हूं लेकिन मेरा शरीर मुझे इजाजत नहीं देता, वृद्धावस्था आ गई, मुझे खड़ा रहने में दिक्कत है, शारीरिक चीजें मेरे फेवर में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाता। आप भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपसे बैठा ही नहीं जाता 10-10, 12-12 घंटे, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि आपके तो उतावलापन है, हर 10 मिनट में उठना पड़ता है और यहाँ साहब उठने नहीं देते, ये भी क्या है, बताओ, बाधाएं है। आपको मोबाइल छेड़ने की, हर 5 मिनट में बाबू सोना कहने की आदत है, उस पर यहाँ स्टॉप लग जाता है, ये भी आपकी क्या है, बताओ, बाधाएं। बहुत सारी बाधाएं हैं। नॉइज है, ये क्या है, इसको बोलेंगे नॉइज। नॉइज किस किस के बीच में होती है, बताओ, सेंडर के और बताओ रिसीवर, भेजने वाले के और प्राप्त करने वाले के बीच में अनेक प्रकार की क्या होती है, बताओ, बाधाएं, जिसको नॉइज या क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रेषक। देखो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, संचार की प्रक्रिया। संचार कैसे होगा, तो संचार में एक तो भेजने वाला होगा, फिर उसका क्या होगा, संदेश होगा, फिर भेजने का क्या होगा, मीडियम, माध्यम होगा, जो कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, माउथ पब्लिसिटी एंड एटीसी अदर, कोई भी माध्यम हो सकता है, और उसके बाद वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा और अफेक्टिव होगा। अगर मान लो मैंने ये भेजा और 10-5 लोगों के पास से पहुंची बात, तो इसका मतलब हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। फिर गाड़ी को घुमाएंगे, वापिस ही आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और अगर मान लीजिए प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया तो दोबारा कम्युनिकेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लिखो, संचार की प्रक्रिया। आप में से कुछ लोग शिफ्टों में भी काम करते हैं कि नाइट को भी, भाई कोई करते होंगे, झटके खा रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो बोनी बट्टे का टाइम है, 2 बज रहे हैं यार, और तुम ऐसे झटके खाने लगे भी से। नहीं भाई, रात को कहीं पढ़ाई करते हैं शिफ्ट में तो हो सकता है, सोगले कहीं के। चलो ठीक है, सुबह तो बोनी बट्टे के टाइम तो तुम्हारी आंखों में गेड़ भी हो, अभी झटके खा रहे हैं तुम, उतारो। तुम्हें तो कोई, तुम्हारे तो हमेशा नॉइज नॉइज भरे रहता है बस। इतना प्यारा पढ़ा रहा हूं फिर भी झटके खा रहे हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें समझ में आती तब झटके खाते। आ गया, आ गया कि ये प्रेषक, ये प्रेषित, ये माध्यम।
ना दो कि चाय पीपवा के बैठा करो, ऐसे सोचा करो कि मैं पूरा याद करना है मुझे। इतनी दूर भी आ गए आप लोग हैं। अशोक जी, जो सेकंड ग्रेड के बच्चे इनको आज बाहर निकाल देना, जो सेकंड ग्रेड के बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कोई एहसान नहीं है आपका मेरे ऊपर। पढ़ लो रे यार तुम। बनाओ बनाओ, आगे बहुत पहुंचना, अभी तो शुरुआत हो रही है कम्युनिकेशन की। ऐसे याद करना, एज इट, जैसा मैंने लिखा है ऐसा कैसा याद करें आप, कि ये प्रोसेस है, किस किस प्रकार संचार होता है, संचार की क्या प्रक्रिया है। अंग्रेजी में लिखिएगा रिसीवर, जरूरी है आपके अंग्रेजी में भी लिखना। प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्रेषिती। प्रश्न उठता, नॉइज या बाधाएं किस किस के बीच में होती है, सेंडर और किसके बीच में, रिसीवर, भेजने वाला और प्राप्त करने वाले के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। उतार लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां बस इसका मतलब है कि अगर ये आपका पूरा नहीं हो पाए तो लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार के, लिखिएगा संचार के प्रकार, संचार के प्रकार, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के कितने प्रकार माने गए हैं? संचार के प्रकार। अब इसका जो उत्तर होगा ना वो एक ही होगा, संचार के कितने प्रकार हैं, तो यहां उत्तर होना चाहिए संचार के अनेक प्रकार माने गए हैं, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है। देख लो, संचार के अनेक प्रकार, मैनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के अनेक प्रकार माने गए हैं, संचार के अनेक प्रकार माने गए हैं। देखो एक बार पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। संचार कैसे किया जा सकता है? सांकेतिक संकेत, सांकेतिक संचार, ऑब्लिक कायिक संचार, ऑब्लिक आंगिक संचार। लो जी, संकेत प्लस इक, संकेत प्लस इक सांकेतिक संचार। जानते हैं? आगे और अच्छे से समझ में आ गया होगा काया, और समझ में आ गया होगा अंगों के माध्यम से संचार। बिना बिना मोटा मोटा समझा रहा हूं, फिर डिटेल से लिखाऊंगा। संचार का एक ऐसा प्रकार है जिसमें इंसान वाचिक क्रियाकलाप नहीं करता, बोलता ही नहीं है, वो इशारों इशारों में बात को क्या कर देता है, समझा देता है। जब आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, इशारे से बुलाते हैं, जैसे इशारा कर दिया वो अपने आप ही उठकर आ गया, तो कम्युनिकेशन तो हो गया ना। अरे भाई बोलकर करो चाहे संकेत से करो, समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बात साफ है, कम्युनिकेशन यानी संचार तो हो ही रहा है। और संचार कब हो रहा है? कौन सा संचार बताओ? सांकेतिक संचार। आज की बात नहीं, हमारे दौर में, बहुत पहले की दौर की बात कर रहा हूं,
शुरुआत में तो यही संचार था। आप चले जाओ मूवी में चले जाओ, पहली अवाक फिल्में चलती थी 1913 में, फिर बोलती फिल्म आई 1931 में। पहली अवाक फिल्म कौन सी थी बताइए, बताओ हैं? आलम आरा, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, फिर आलम आरा आ गई। ये दोनों फिल्में, सुनो एक मिनट, अब किसी जमाने में तो क्या आवाज थोड़ी आती थी फिल्मों में, आवाज आती थी कि अवाक फिल्में होती थी, जैसे आप लोग चले गए और चल रही है चल रही है, आप समझ रहे थे। तो इसका मतलब आपका और उनके बीच में कम्युनिकेशन तो हो ही रहा था ना। किसके माध्यम से हो रहा था बताओ? संचार के माध्यम से। और संचार भी कौन सा? सांकेतिक संचार। अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं। नंबर एक, अपन बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर जो सिग्नल देखने को मिलता है, क्या रेल के सामने आके बोलते हैं रब भाई रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बोलते हैं क्या? उसको सिग्नल दिखाते हैं, ओके ग्रीन आता, ओके रेड लगाते, खड़ी हो जाती है। यातायात पुलिस का सिग्नल देखो आप, ये भी सांकेतिक संचार, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। और आगे बढ़ते हैं, किसी दौर में युद्ध समाप्ति के पश्चात सफेद कबूतर उड़ा दिए जाते थे, ये भी क्या है बताओ? सांकेतिक संचार है। हमारा भारत का तिरंगा, हमारी आन बान शान, यदि कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर जाकर लहरा रहा है तो हम, हमारा दिल, हमारा मन, मस्तिष्क गर्व से क्या हो जाता है? भर जाता है। इसका मतलब वो क्या बोलता है कि भाई मैं यूं, बल्कि वो अपने आप में क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि मैं भारत का क्या कर रहा हूं? प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ये कौन सा संचार है बताओ? सांकेतिक संचार। तो एक प्रकार तो ये भी हो सकता है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि संचार का बहुत ही ट्रेडिशनल और अति प्राचीनतम अगर कोई कम्युनिकेशन है तो कौन सा बताओ? मैं आपसे खड़ा करके पूछूंगा कॉर्नर वाले को, आपके चेहरे से जो दांत दिख रहे हैं ये भी सांकेतिक संचार है कि आपके अंदर कुछ न कुछ गुड़बुड़ गुड़बुड़ चल रही है? अभी पूछूंगा मैं, इसलिए या तो कंट्रोल कर लो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। लेकिन पहले एक एक को निपटा देते हैं, फिर अगले की ओर चलेंगे। नंबर एक लिखो, सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार, कायिक या आंगिक संचार, कायिक या आंगिक संचार। सांकेतिक संचार, कायिक संचार या आंगिक संचार। लिखिएगा, संचार का अति प्राचीनतम व परंपरागत माध्यम, संचार का अति प्राचीनतम व परंपरागत माध्यम, संचार का अति प्राचीनतम व परंपरागत माध्यम। पहली बात तो ये समझ में आ गई, मतलब संचार का क्या? ट्रेडिशनल, परंपरागत और बहुत पुराना, अति प्राचीनतम अगर माध्यम है तो कौन सा इनमें? सांकेतिक संचार। कौन सा संचार है? सांकेतिक संचार है। चलिएगा, इसमें संकेतों के माध्यम से, इसमें संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से ऑब्लिक काया के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से ऑब्लिक काया के माध्यम से, काया के माध्यम से ऑब्लिक शारीरिक अंगों के माध्यम से, शारीरिक अंगों के माध्यम से शारीरिक अंगों के माध्यम से बिना बोले चाले, बिना बोले चाले संचार की प्रक्रिया संपादित होती है। संचार की प्रक्रिया संपादित होती है, बिना बोले चाले संचार की प्रक्रिया संपादित होती है। बिना बोले चाले संचार की प्रक्रिया संपादित होती है। लिखिएगा, जब हम
किसी मित्र को इशारे से बुलाते हैं, उठाते हैं, जब हम किसी मित्र को इशारे से बुलाते हैं, उठाते हैं, इशारे से बुलाते हैं, उसे उठाते हैं, तो संचार की इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो संचार की इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो संचार की इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब बिना बोले चाले, अपन कहते चल ऐसे आ जाओ रो भाई, तो ऐसे बिना बोले कह दिया ना, तो इसका मतलब आ जाते। बैठने का मतलब बैठना, उठने का मतलब उठना। आगे लिखो, रेलवे स्टेशन व यातायात पुलिस, रेलवे स्टेशन व यातायात पुलिस का सिग्नल, यातायात पुलिस का सिग्नल भी इसी श्रेणी के अंतर्गत, इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। यातायात पुलिस का सिग्नल भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात सफेद कबूतरों का उड़ाना, युद्ध समाप्ति के पश्चात सफेद कबूतरों का उड़ाना, युद्ध समाप्ति के पश्चात सफेद कबूतरों का उड़ाना, सफेद कबूतरों का उड़ाना इसी संचार के अंतर्गत आता है, इसी संचार के अंतर्गत आता है। सफेद कबूतरों का उड़ाना इसी संचार के अंतर्गत आता है। प्राचीन समय में अवाक फिल्में, प्राचीन समय में शुरुआती दौर में, प्राचीन समय में शुरुआती दौर में, प्राचीन समय में शुरुआती दौर में बनने वाली फिल्में, बनने वाली फिल्में, बनने वाली फिल्में जो अवाक, जो अवाक या मूक, जो अवाक या मूक श्रेणी की होती थी, जो अवाक या मूक श्रेणी की होती थी, अवाक या मूक श्रेणी की होती थी, वे भी इसी संचार के अंतर्गत आती है, वे भी इसी संचार के अंतर्गत आती है। वे भी इसी संचार के अंतर्गत आती है। राइट, क्योंकि वो बोलती नहीं थी, डायरेक्ट चलती थी, तो कौन सी फिल्में थी बताओ? सांकेतिक संचार कौन सा होता था? सांकेतिक। आगे लिखो, लिपि के उद्भव और विकास के अंतर्गत, लिपि जो हमारी देवनागरी है, लिपि के उद्भव और विकास के अंतर्गत, लिपि के उद्भव और विकास के अंतर्गत, लिपि के उद्भव और विकास के अंतर्गत चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, चित्रलिपि पढ़ाया था ना आपको? चित्रलिपि कौमा प्रतीक लिपि, प्रतीक यानी सिंबल, चित्रलिपि कौमा प्रतीक लिपि, प्रतीक लिपि इसी संचार के अंतर्गत आती है, इसी संचार के अंतर्गत आती है। प्रतीक लिपि इसी संचार के अंतर्गत आती है। ओके, ये संचार का बहुत ही ट्रेडिशनल और हम यूं कह सकते बहुत ही ओल्डेस्ट, बहुत ही अति प्राचीनतम क्या है? संचार है। क्या नाम है इसका? सांकेतिक संचार, कायिक संचार या आंगिक संचार। 100 बातों की एक ही बात है जिसमें शाब्दिक कम्युनिकेशन नहीं होता। शाब्दिक का मतलब समझ गए?
आपस में कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये बातचीत नहीं होती है, तब तक कौन सा संचार चलता बताओ? आप कोई सा भी हो। और आपको नहीं पता है क्या किसी दौर में युद्ध लड़ाइयां कैसे लड़ते थे, और पहले की बातें, जैसे अपने कोई कपड़ा दिखा दिया, फिर उस कपड़े से दूसरा कपड़ा, अपने कहते हैं ना दादा दादाजी पुराने जमाने के लोग, भाई इस प्रकार भी संचार होता था। बहुत जमाना बदल रहा, बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलता रहेगा। संचार की कम्युनिकेशन की जो स्पीड है ना, बहुत फास्ट होती जा रही है। चलो, नंबर 1 सांकेतिक संचार समझ गए। संचार के क्या पढ़ रहे अपन? प्रकार, कौन कौन से, किस किस प्रकार से कम्युनिकेशन। अब आप बताओ, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्या? अब आग फिल्में आपके सामने चल रही थी, आप तो समझ गए, विचार विमर्श हो रहा था। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, जो भी सिग्नल वगैरह देखते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। वो कह रहा है चुप, रुक जाओ, रुक गए अपन, रुकी रहे। युद्ध समाप्ति के पश्चात सफेद कबूतर, इसका मतलब समझ लो। आज भी देख लो ना, ये सांकेतिक संचार तो कहीं जीमण जाते हैं तो जाते सामने दिखता है, भाई इस कॉलोनी में जाना है, पता चल जाता है ना उससे। वो कोई बोलते तो ना भाई इसी में आ जाओ रे, इसी में आ जाओ, बल्कि वो सिग्नल है कि यहीं पधारो। यही संचार। अवाक फिल्म। और अगर आप उसके सामने, रेलवे स्टेशन के सामने या ट्रेन के सामने जाके बार रुक जा रे रुक जा, आपको रोक देगी वो तो उसके लिए तो क्या चाहिए? सिग्नल चाहिए। क्या चाहिए? ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है। चलो, ये तो आपको आता होगा मैं जहां तक समझता हूं। लेकिन अब धीरे धीरे आपको नए आने वाले कम्युनिकेशन की ओर हम बढ़ते हैं, नए आने वाले। नंबर 2, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल, वर्बल यानी मौखिक, मौखिक डेस अमौखिक, अलग अलग नहीं है, एक ही जुड़ा हुआ है। मौखिक अमौखिक संचार, मौखिक अमौखिक संचार, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक अमौखिक संचार। अब वैसे तो आपको नहीं आता या आता है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, सब प्रतिभाशाली विद्यार्थी मेरे सामने, फुल आता आपको, मान लिया। मौखिक अमौखिक ये एक ही है। आप ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि पहले मौखिक करेंगे फिर अमौखिक होगा, वो संचार मौखिक अमौखिक होता नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना, जब हम किसी का, अपने से बड़े छोटे मजले का को अभिवादन करते हैं, उनका अभिवादन एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो अपन किसी को प्रणाम बोलते हैं, तो अपना दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़ लिया और फिर बोलते हैं नमस्कार जी, प्रणाम सर। इसका मतलब ये भी तो हो गया, और आपका मुंह से क्या निकल रहा है? प्रणाम भी निकल रहा है, नमस्ते निकल रहा है। तो मौखिक के साथ साथ क्या हो गया बताओ? अमौखिक भी हो गया। कई कई बार तो मौखिक की अपेक्षा अमौखिक संचार बहुत पावरफुल होता है। मौखिक की जरूरत ही नहीं है, अमौखिक। अब आप मान लो, अगर आपके पीछे ना 70 किलोमीटर तक भूत दौड़े, मान लीजिए भूत दौड़े, आपको कहने की जरूरत है कि मेरे पीछे कौन दौड़ा है? आपका चेहरा बता देगा। भय है, हर्ष है, खुशी है, दुख है, विषाद है, ईर्ष्या है, और भी चीजें। ये कई बार क्या होता है, मौखिक की अपेक्षा अमौखिक कम्युनिकेशन ज्यादा क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। लेकिन बात यह कि संचार की इस प्रक्रिया के अंतर्गत मौखिक के साथ साथ क्या होता है? अमौखिक, और अमौखिक के साथ साथ क्या हो जाता है? मौखिक संचार। दोनों प्रोसेस क्या करती रहती है? साथ साथ चलती रहती है। लिखिएगा, जब हम अपने से बड़े, जब हम अपने से बड़े या छोटे, जब हम अपने से बड़े या छोटे, बड़े या छोटे व्यक्ति को अभिवादन करते हैं, व्यक्ति को अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं, या उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं, अभिवादन करते हैं या उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं, करते हैं, तो दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ते हुए, तो दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ते हुए उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं।
अभिवादन करते हैं। ये मौखिक अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है। यह मौखिक अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है। मौखिक अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक, लिखो आगे, मौखिक संचार की सफलता में, मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मौखिक संचार की अपेक्षा, मौखिक संचार की सफलता में, मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन के अनेक महत्वपूर्ण, हमारे जीवन की अनेक महत्वपूर्ण भावनाएं, हमारे जीवन की अनेक महत्वपूर्ण भावनाएं, हमारे जीवन की अनेक महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक की अपेक्षा, मौखिक की अपेक्षा, मौखिक की अपेक्षा अमौखिक संचार के जरिए, मौखिक की अपेक्षा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है। मौखिक संचार की अपेक्षा अमौखिक संचार के जरिए क्या होती है? प्रकट होती है। जैसे भय, जैसे भय, दुख, जैसे भय, दुख, हर्ष, क्रोध, हर्ष, क्रोध, करुणा, विषाद, दया, करुणा, विषाद, दया, इत्यादि। अब देखो आप इनके सामने, अब किसी के सामने जैसे आप हंस रहे हैं, हंसना भी अमौखिक है, लेकिन आप कहें कि मैं हंसना चाहता हूं, हंसना चाहता हूं बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हंसना है। जैसे आप किसी के बारे में कहें कि साहब आज ऐसा ऐसा हुआ, डर गए मैं, उसके बजाय आपका चेहरा बता रहा है कि आप डरे हुए हैं। आप कहें कि मैं आज मेरी नौकरी लगी है या नौकरी लगने वाली है इसलिए मैं खुश होऊंगा, उस खुश होने की अपेक्षा आप खुश दिख रहे हैं, ये ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो कई बार अमौखिक संचार मौखिक संचार से अधिक क्या हो सकता है? पावरफुल हो जाता है। अर्थात मौखिक संचार की सफलता में भी अमौखिक संचार अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कुल मिला के रियल बात और वास्तविकता ये है कि मौखिक और अमौखिक संचार का मतलब क्या है? जहां हम लोग बातचीत भी करते हैं और उनका अभिवादन भी करते हैं, वो अपने आप में किस में चले जाएगा? मौखिक और अमौखिक संचार। संचार की जिस प्रक्रिया में प्रणाम करने के साथ साथ दोनों हथेलियां भी चलती है, वो इसके अंतर्गत आई। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पहला सांकेतिक था, बिल्कुल एकदम, इसमें संकेत भी ऑल्सो, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, यानी अमौखिक और साथ का साथ क्या है? मौखिक भी। अब आ जाओ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा 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 आपके लिए लिखा हूं नीचे में, पर्सनल लिखो आप, इंट्रा पर्सनल
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, COMMU, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आप हरे से लिखेंगे तो भी वही बात रहेगी, स्पेलिंग तो आपको आनी जानी है नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट लिख लो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, INTRA, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। लिख लिया? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हिंदी में इंट्रा, इंट्रा अंत व्यक्तिक संचार, इंट्रा अंत, अंत अंत, इंट्रा अंत पर्सनल यानी व्यक्तिक। सही है, लिखो आप, लिखो लिखो, मैं तो सही लिख रहा हूं, मेरा काम। अंत वैयक्तिक संचार, अंत व्यक्तिक संचार, अंत व्यक्तिक संचार, अंत व्यक्तिक संचार, सही है ना? यस, अंत व्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आफ्टर दिस वी डिस्कशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल, ये इंट्रा है, और एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो पहले इंट्रा पढ़ लेते, फिर इंटर पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? INTER, बहुत आर डिफरेंट। एक इंट्रा होता है, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। डिस्कशन आफ्टर दिस। देखो पहले अपन बात कर लेते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी अंतः व्यक्तिक, और उसको बोलेंगे हिंदी में अंतर व्यक्तिक। उसको क्या बोलेंगे? अंतर व्यक्तिक। और ये है अंतर व्यक्तिक। गजब का संचार है ये, गजब का संचार है। जानते हो क्या इंट्रापर्सनल? एक तरफ से बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्ति खुद से संचार करता है बस। इसमें सेंडर तो होता है, लेकिन रिसीवर होता ही नहीं, कोई प्राप्त नहीं करता। जब आप एकांत में होते हैं, टलेक टलेक रो रहे होते हैं, अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बना रहते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इसमें केवल और केवल वन वे होता है, इसमें फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है नहीं। भगवान सुनेगा तब आपकी फरियाद। इतनी वेटिंग चल रही है, 140 करोड़ है, कब भगवान, कब नंबर है तुम्हारा, तब जाकर आपको कहेंगे थैंक्स, या जो भी है आपके साथ न्याय तो करेगा परमात्मा। ये तो तय, देर है अंधेर नहीं है, वो तो आएगा नंबर तो आपका। लेकिन किसी का जल्द, तेरा कब है, तेरा कब आ रहा नंबर? आ रहा? यस, नंबर सबका आएगा। तो इसका मतलब निम्न में से किस संचार के अंतर्गत सेंडर होता है, रिसीवर नहीं होता? नंबर एक, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। समझ में आगे? किस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त नहीं होता, कभी नहीं होता तत्काल। क्या? अरे भाई आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे कि मेरा क्या होने वाला है, हे प्रभु, किसी भगवान को याद करें, इबादत कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और भगवान सुनेगा तब ना। ऐसे थोड़ी बात है कि आपने बोला सुन लिया। वहां भी 4G नहीं, भगवान तो बहुत पुरानी, वहां तो ट्रेडिशन चलता है। वहां तो आपको पाती चढ़ानी पड़ेगी, भगवान आपकी सुनेगा पाती को कि हाँ ठीक है मामला इसका, आगे बढ़ेगा। तो लिखो आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन लिखो। इस संचार के अंतर्गत मन ही मन में स्वयं से ही, मन ही मन में स्वयं से ही सोच विचार, मन ही मन में स्वयं से ही सोच विचार व मनन, सोच विचार व मनन
सोच विचार व मनन करना, करने की प्रक्रिया शामिल है। मनन करने की प्रक्रिया शामिल है। मतलब ये संचार खुद ही करता है। खुद संचार किससे करेगा? खुद से करेगा। जब हम अकेले में रहते हैं, लिखो अब, जब हम अकेले में रहते हैं, जब हम अकेले में रहते हैं, जब हम अकेले में रहते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, जब हम अकेले में रहते हैं कुछ सोच रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे होते हैं, भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे होते हैं, या किसी के मदद का भाव मन में लिए रहते हैं, या किसी के मदद का भाव मन में लिए हुए रहते हैं, किसी के मदद का भाव, किसी की मदद का भाव मन में लिए हुए रहते हैं, ईश्वर, ईश्वर की पूजा, इबादत, आराधना, उपासना, ईश्वर की पूजा, इबादत, आराधना, उपासना, ईश्वर की पूजा, इबादत, आराधना, उपासना किया करते हैं, किया करते हैं, तो वहां ये संचार होता है, तो वहां यह संचार होता है। तो वहां ये संचार होता है। अब आप देख लो भाई, एकांत में होते हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, हे ईश्वर, मेरी नैया पार उतार देना। तुमने काम ऐसे किए जो उतारूंगा ये तुम्हारी। तुम सबसे पहले तुम कितने लालची हो, ऐसे टाइम पर मेरे पास आते हैं, पॉसिबल नहीं है। आपको फीडबैक मिलने का सवाल ही नहीं उठता, कब मिल जाए कोई पता नहीं। एकांत में होते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, योजनाएं बना रहते हैं, मदद का भाव रखते हैं। उस समय जो संचार चलता है वो कौन सा है? अंत व्यक्ति। इंपॉर्टेंट बातें अब चालू हो रही है। ये संचार का सबसे बुनियादी रूप है, आधारभूत। सुनो, अगर ये संचार नहीं हो ना तो संचार चले ही नहीं। देखो, ये संचार का सबसे बुनियादी रूप है, यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है, यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है, बुनियादी रूप है, यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है, बुनियादी रूप है। क्योंकि क्योंकि पहले हम सोचते हैं, क्योंकि पहले हम सोचते हैं, क्योंकि पहले हम सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि पहले हम सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तत्पश्चात संवाद करते हैं। तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब उसके बाद, तत्पश्चात संवाद करते हैं, तत्पश्चात संवाद करते हैं।
अतः किसी भी संचार की अतः किसी भी संचार की शुरुआत अतः किसी भी संचार की शुरुआत किसी भी संचार की शुरुआत सोचने विचारने सोचने विचारने सोचने विचारने मनन व चिंतन करने के साथ ही होती है। सोचने विचारने मनन व चिंतन करने के साथ ही होती है। अंतर व्यक्तिक संचार, इंटर INTER इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है, इंटर का मतलब बिटवीन टू पर्सन, इंटर, इंट्रा का मतलब एक, अंतर व्यक्तिक संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लिखो इंटर, कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य, कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य, कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार, कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार। पहली बात तो कम से कम कितने के बीच में होगा? दो व्यक्तियों के बीच में होना ही चाहिए। कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार कौन सा है? अंतर व्यक्तिक संचार, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार। नंबर 2, इसमें सेंडर भी होता है और रिसीवर भी। इसमें सेंडर, सेंडर का मतलब प्रेषक। फिर आपके पोते पूते पूछेगी दादी माँ सेंडर क्या है, तो ब्रैकेट में प्रेषक भी लिख लो। इसमें सेंडर यानी प्रेषक, वह रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, रिसीवर को बोलेंगे प्रेषिती। इसमें सेंडर व कौन? रिसीवर, दोनों ही होते हैं। ऊपर वाले में केवल सेंडर ही होगा। इसमें ऊपर वाले में, इंट्रा में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेंडर होता है। लिख लो अगर ये बात नहीं लिखवाए तो। इंट्रा पर्सनल में केवल और केवल क्या होता है? प्रेषक होता, प्रेषिती नहीं। अगर ऊपर वाले में लिखवा दिया तो ठीक है, नहीं लिखवाया तो लिख लो, इसमें प्रेषक होता है, प्रेषिती नहीं। इसमें प्रेषक होता है, प्रेषिती नहीं। इसमें प्रेषक होता है, प्रेषिती नहीं। सेंडर तो होगा लेकिन रिसीवर इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लिया? चलो वापस आ जाइएगा। तो इसमें क्या क्या होगा बताओ? सेंडर भी होगा और कौन होगा? रिसीवर। एस भी होगा और आर भी होगा इसमें। और क्या इंपॉर्टेंट बात है? इसमें फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त होती है। इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल, इसमें प्रतिपुष्टि फीडबैक, इसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक तत्काल, इसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त होता है, ये भी बात सही है। इधर से कहेंगे उधर जाके बात बढ़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर संचार है ना,
तो सांकेतिक संचार भी नहीं है, इंट्रा भी नहीं है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट संचार है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला, वो कौन सा है? इंटरपर्सनल। पिताजी कह रहे ये काम कर, खड़े होकर संकेत करोगे कि भाई नहीं करूंगा, बोलना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बोलना करने पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो लिख लो, संचार प्रक्रिया में सर्वाधिक, संचार प्रक्रिया में सर्वाधिक, संचार प्रक्रिया में सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में काम में आने वाला संचार, सर्वाधिक मात्रा में काम में आने वाला संचार है। सबसे ज्यादा मात्रा में काम आने वाला संचार है। सामाजिक व पारिवारिक जीवन में, सामाजिक यानी समाज में, व पारिवारिक जीवन में, सामाजिक व पारिवारिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, सामाजिक व पारिवारिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला संचार। इस संचार से आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। इस संचार से आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, विकसित होते हैं। आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, विकसित होते हैं। हमारी जरूरतें पूरी होती है, हमारी जरूरतें पूरी होती है। नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार, नौकरी के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार, नौकरी के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार, नौकरी के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार में भी, नौकरी के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार में भी इसी संचार का प्रयोग, इसी संचार का प्रयोग देखने को मिलता है, इसी संचार का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी संचार का प्रयोग देखने को मिलता है। समूह संचार, समूह संचार, समूह संचार। जैसे एक लाइन बता देता हूं, कक्षा कक्ष का संचार समूह संचार का सबसे बेस्ट उदाहरण है। समूह के बीच में होने वाला संचार क्या कहलाता है? समूह संचार। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद हो, विधान सभा हो, विधान मंडल हो, पंचायत हो, कक्षा कक्ष हो, ये जो बातचीत होती है, ये किस संचार का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है? समूह संचार। तो समूह संचार कहां होता है? समूह के मध्य। लिखो, समूह के मध्य, समूह के मध्य परस्पर किए जाने वाला संचार, समूह के मध्य परस्पर, समूह के मध्य परस्पर किए जाने वाला, समूह के मध्य परस्पर किए जाने वाला संचार। इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं केवल